अगर आप ऑनेस्टली टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचिंग कीजिए, एटलीस्ट 2-3 बच्चों को पकड़िए। हाँ, आपको जो भी लगता है ये सब्जेक्ट मेरा वीक है बट उसी सब्जेक्ट को पकड़िए और पढ़ाइए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। मैं तो यही बोलूंगी, अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना तो सोसाइटी को अवॉइड करें, उनकी बातें ना सुने, क्योंकि वो कभी आपको मोटिवेट तो नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है वो लाइफ से अच्छी कोई लाइफ नहीं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ ज्योति जी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो LRNR टीम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में थी, जो यहाँ के सारे ऑफलाइन क्लासेस को मैनेज करती थी। आज हम ज्योति जी से जानेंगे ज्योति जी के लाइफ के जर्नी के बारे में। तो ज्योति जी, जैसा कि आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचिंग के जॉब को क्लियर किया है क्लास 12 के लेवल में, तो जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इनको अगर फ्यूचर में टीचर बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मतलब कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने से टीचर बन जाते हैं? मतलब क्या है प्रोसेस? वो डिपेंड करता है कि किसी भी कैंडिडेट को किस स्टैंडर्ड का टीचर बनना है। जैसे कि अगर किसी को प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी का टीचर बन रहा है, प्राइमरी मतलब क्लास 1 टू प्राइमरी 1 to 5 हुआ और अपर प्राइमरी हुआ 6 to 8। ओके तो मैं प्राइमरी का बता रही हूँ। प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है जैसे 12th, ओके। डिप्लोमा इन एजुकेशन। वो कितने साल का होता है? वो 2 years का होता है। पहले मतलब 1 year का होता था, अभी 2 years का होता मतलब क्लास 12 पास करना है, इसके साथ साथ है। DED करना है, डिप्लोमा डिप्लोमा 2 साल का करना है एजुकेशन। हाँ। ठीक है, इसके फिर अलावा कोई एग्जाम है? इसके अलावा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट निकालना होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे TET एग्जाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके और स्टेट लेवल पे भी होता है, जैसे पर्टिकुलर, जैसे मैंने तो बिहार का क्वालिफाई नहीं किया है, मैंने सीटेट क्वालिफाई किया अच्छा, है। सीटेट क्वालिफाई। हाँ, सेंट्रल TET, ओके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके। तो इसमें क्या है, अगर मैंने स्टेट का क्वालिफाई किया तो? अगर मैंने स्टेट का क्वालिफाई किया तो मैं पर्टिकुलर स्टेट की टीचर बन सकती हूँ प्राइमरी में। ओके। और अगर मैंने सेंट्रल CTET अगर मैंने क्वालिफाई किया है तो मैं पूरे कंट्री में कहीं भी टीचर बन सकती हूँ। उसके लिए एलिजिबल हो सकता है? हाँ। ओके, ठीक है। और अगर आप उससे अपर जैसे TGT या फिर PGT के टीचर बनना चाहते हैं तो TGT के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। TGT फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ओके, तो उसके लिए TGT, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन चाहिए, हाँ। हाँ, प्लस BEd, ग्रेजुएशन प्लस BEd, बीएड, उसके साथ टेट BEd। भी करना होगा? हाँ, उसके साथ आपको टेट भी निकालना। टेट भी निकालना होगा। जो टेट होता है वो 2 पेपर होते हैं, ओके। पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा, जैसे पेपर 1 के लिए होता है, जैसे क्लास 1 to 5 के लिए पेपर 1 आपको क्लियर करना होता है, ओके और 6 to 8 के लिए आपको पेपर 2 क्लियर करना होता है, तो वो TGT। ओके। अगर उससे भी आप जैसे 9, 10th या फिर 11, 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो 9, 10th के लिए आपको सेम ग्रेजुएशन और BEd। अगर आप 11, 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको PG प्लस BEd और प्लस एस्टेट का पेपर 2 11, 12 का आपको क्लियर करना होगा। ओके, तो आपके केस में आपने क्या क्वालिफाई किया था? स्टेट लेवल टेट एग्जाम क्वालिफाई किया था या सेंट्रल लेवल किया था? जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे हमें भी सीटेट निकालना होता था, क्योंकि उस टाइम पे BEd प्लस सीटेट आपका निकलना चाहिए अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनना चाहते। ओके, बीएड मतलब कहने का सेंस ये है कि पहले BEd भी 1 to 8 तक एलिजिबल थी। ओके, बट अब नहीं है। आप अगर 1 to 5 या प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको DEd चाहिए, डिप्लोमा। हाँ, डिप्लोमा इन एजुकेशन चाहिए। मतलब बीएड वाले हायर क्वालिफिकेशन में है, उनको एलिजिबल रखा ही नहीं है, हाँ, निकाल ही दिया है। उनको एलिजिबल नहीं रखा, उनको निकाल दिया है। BEd वाले 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के टीचर बन सकते हैं। ओके, तो ज्योति जी, आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब क्वालिफिकेशन कैसे अचीव किए इतने सारे, और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे किया? पहले तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। मैंने पहले अपनी स्कूलिंग जो भी दिल्ली से हुई, ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया। उसके बाद मैंने BEd किया। BEd कंप्लीट करते करते मैंने 2 बार सीटेट का एग्जाम दिया। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैं क्वालिफाई नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि आप BEd प्लस सीटेट करते हैं तो आप टीचर के लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे ये पता नहीं था, बस ये पता था कि मैं अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेती हूँ तो मैं टीचर बन सकती हूँ, ऐसा लग रहा था? ऐसा मुझे लग रहा था। और बहुत ही प्रेशर के साथ मैंने सीटेट का एग्जाम भी दिया। फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ। अच्छा। सेकंड टाइम दिया तो मेरा क्वालिफाई हो गया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। अच्छा। और
फिर जब पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे पता चला भाई ये तो कुछ भी नहीं है। ओके। उसके आगे बहुत से स्टेप्स हैं उसमें, मतलब क्लास वाइज है, आप किस क्लास के बनना चाहते हैं। फिर मेरे केस में क्या हुआ कि बिहार में फॉर्म आया टीचर का, TRE 1 पेपर हुआ, ओके। वो आया था वैकेंसी 1 to 5 के लिए। ओके। तो उस टाइम पे बीएड भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल थी। ओके। तो मैं तो बीएड भी कंप्लीट था मेरा और सीटेट भी कंप्लीट था। तो मैंने अप्लाई किया। ठीक। अप्लाई किया और पेपर भी दिया। पेपर देने के साथ साथ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। अच्छा। और जब उन्होंने आंसर की रिलीज किया तो मैंने आंसर की के साथ मैच भी किया, तो मैं क्वालिफाई हो रही थी। ऐसा कॉन्फिडेंस? मेरा कॉन्फिडेंस भी हो रहा था और प्लस उसमें था कि मिनिमम मतलब इतना कुछ आइडिया हो रहा था कि इतना नंबर आ जाने से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। हाँ, ठीक तो है। उस टाइम पे मुझे लगा कि इसमें हो जाएगा ऐसा। उसका रिजल्ट आया, उस बीच में ये भी चल रहा था कि नहीं अब बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा, प्राइमरी के लिए बीएड वालों को मतलब एलिजिबल नहीं रखेंगे। हाँ। ओके। प्राइमरी से बीएड वालों को वहाँ हटा दिया गया। ओके, तो मतलब डिप्लोमा वाले ही सिर्फ? हाँ, 1 to 5 में सिर्फ डिप्लोमा वाले जाएंगे। अच्छा, ऐसा। तो उस टाइम पे हम लोग का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, मतलब बीएड वाले कैंडिडेट का क्या हुआ रिजल्ट, वो डिक्लेयर ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ही नहीं किया। ओके। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि क्योंकि दिमाग में ऐसा था कि कोई भी जॉब चाहिए, और क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगा था कोई हाथ से आई हुई चीज निकल गई। तो मतलब अपसेट हुई। एग्जाम मुझे ऐसा लगा क्वालिफाई हो गया, बट रिजल्ट नहीं दिया। इस तरीके का बहुत लोगों का हुआ। तो मतलब अंदर ही अंदर दुखी थी कि मेरा नहीं हुआ करके। उसके बाद एकदम से मतलब नोटिफिकेशन आया पहले, फिर TRE 2 भी एग्जाम कराया जाएगा। उसके लिए तो TRE 2 के लिए क्या है कि उसमें 9th 10th 11th 12th का भी मतलब फॉर्म आया। ओके। उसके लिए क्या होता है, आपको स्टेट का TET क्लियर करना होता है। तो मेरे पास तो मैं तो सिर्फ सीटेट क्लियर था मेरा। सीटेट वो भी 6 to 8 तक, अप टू 8 तक मैं टीचर, मतलब सीटेट अप टू 6-8 तक है एलिजिबल थी आप, वो क्वालिफाई? हाँ, सीटेट अप टू 8 तक है। ओके। पर तो इसके लिए मुझे निकालना था एस्टेट। अच्छा। तो मतलब उस टाइम में मैं बोल सकती हूँ कि मतलब सडन सब कुछ हुआ। तो एस्टेट पेपर हुआ 9th 10th 11th 12th मैंने दिया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। मैं दोनों में ही क्वालिफाई हूँ। 9th 10th में भी क्वालिफाई हो गए, 11th 12th में भी क्वालिफाई हो गए? हाँ, दोनों में ही क्वालिफाई हुई। उसके बाद फिर TRE 2 का एग्जाम कराया गया। तो उसमें फॉर्म आया 1 to 5, 9th 10th और 11th 12th तीनों का ही फॉर्म आया, तीनों में ही डाला। जबकि आप सबसे हायर क्वालिफिकेशन डिजर्व करती थी, मतलब क्लास 12 के लिए ज्यादा एलिजिबल थी, फिर भी तीनों में ही आपने डाला? तीनों में ही इसलिए डाला। क्यों तीनों में क्यों डाला? मतलब मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ऐसा हो गया था, मुझे बस चाहिए। मतलब तीनों में से कुछ भी हो जाए चाहिए ऐसा। तो मैंने पर हाँ, ये बहुत सारे एग्जाम प्रीवियसली मैं दे चुकी थी। तो इससे इतना आइडिया हो गया था कि हम जब बहुत जगह ट्राई करते हैं तो मतलब हमारा जो एनर्जी है वो बट जाता है। ओके। तो फिर मैंने मतलब तीनों के लिए 6 to 8 के लिए अलग प्रिपरेशन चाहिए? हाँ। 9 10 के लिए अलग चाहिए, 11 12 के लिए अलग चाहिए? हाँ। ओके, अलग अलग टाइप के प्रिपरेशन करने से फिर एफर्ट बच डिवाइड जाता है। ओके। तो आपका स्ट्रेटजी क्या था? तो मैंने तो तीनों फॉर्म डाला, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना PGT इकोनॉमिक्स मैंने सिर्फ उस पे फोकस पोस्ट किया। ग्रेजुएशन लेवल 11 12? हाँ, 11 12 वाले एग्जाम को फोकस किया। ओके। और बैठी मैं तीनों एग्जाम। लेकिन प्रिपरेशन मैंने 11 12 वाला किया। ओके। तो फाइनली मेरा रिजल्ट आया 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन मेरा रिजल्ट आया। और मैं क्वालिफाई हो गई। एटलीस्ट मैंने 10 बार भी चेक किया अपना नाम कि है कि नहीं है। नहीं हो रहा था, मैंने चेक किया कि मेरा नाम में एक्चुअल में है कि नहीं ऐसा। तो पहले मैं श्योर हुई, 10 मिनट में खुद श्योर हुई, फिर मैंने बताया घर वालों को ऐसे ऐसे मेरा नाम आया। घर वाले खुश। तो जैसा कि ज्योति जी आपने आप जिस चीज के लिए एलिजिबल थी, आपको जूनियर लेवल में जॉब नहीं हुआ और सबसे जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, तो आप उसी 11 12 के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मतलब एट द हाईएस्ट लेवल आप एलिजिबल थी और उसी में जॉब हुआ, मतलब जो बेस्ट होना था वही हुआ। अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है? और उससे भी पहले ये बताइए कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय मतलब कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? सेल्फ स्टडी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे? सेल्फ स्टडी तो
कर रही थी और मेरा ये मानना है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो पर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। ओके ओके मतलब अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रहा है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है वो। ओके और दूसरी चीज़ अगर आप ऑनेस्टली टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचिंग कीजिए। ओके मतलब टीचर फ्यूचर में बनेंगे पहले ही। नहीं टीचिंग एटलीस्ट 2-3 बच्चों को पकड़िए। हाँ आपको जो भी लगता है ये सब्जेक्ट मेरा वीक है बट उसी सब्जेक्ट को पकड़िए और पढ़ाइए। ओके पढ़ाना स्टार्ट करना है। हम्म उससे फायदा उससे ये फायदा होगा कि जब हम अपने लिए सेल्फ के लिए पढ़ते हैं तो मे बी हम 100% लगाते हों पर जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसमें हम 200% लगाते हैं ओके क्योंकि सामने वाला हमसे कुछ भी पूछ सकता है। अब बच्चे को और मेरी इमेज वहीं पे बनेगी या बिगड़ेगी ओके बच्चे के सामने। ओके तो वहाँ पे अगर आप टीचिंग करते हैं किसी 2-3 बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या है आप मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कोई भी चीज़ को मतलब अच्छे से क्लियर करते हैं ओके ताकि आप बच्चों को क्लियर कर पाए आगे। ओके तो वो स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको आगे हेल्प करेगी क्योंकि आप रिपीटेड उस चीज़ को पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो वो आपको जहन में याद रह जाता जहन में याद हो जाएगा। और मेरे साथ भी हुआ मैं जब एग्जाम दे रही तो कुछ ऐसी चीजें जैसे ईवीएस का ही कुछ तो सडन मतलब एकदम अंदर से ही आया कि हाँ ये होगा आंसर। कई सारे क्वेश्चंस मेरे हुए उससे। ओके मतलब पढ़ाने से आपको चीजें बेटर याद रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस जॉब को करने वाले हैं बाकी जॉब में अगर आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शन है कि चलो मैं डॉक्टर खेल लेता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया सर्जरी कर दिया ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने से पहले गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने से पहले आप अपने लेवल पे पढ़ा के देख सकते हैं। इससे आपको तो प्रिपरेशन में जैसा कि आपने बोला वो तो हेल्प होगा ही साथ साथ आप टीचर के लाइफ के बारे में जानेंगे कि ये जॉब में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ मतलब उस टाइम पे ये हुआ कि आप क्या उस 2-3 बच्चों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या। ओके यानी 2-3 बच्चा आपकी बात को समझ पा रहा है या कैच कर पा रहे हैं। अगर Okay. कैच कर पा रहे हैं तो आप मतलब उस चीज में इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके मतलब आपने वो चीज आर्टिकुलेशन प्रैक्टिकली भी आपको आगे हेल्प करेगी। जब आप अभी तो पढ़ रहे हैं एग्जाम देंगे टीचर बनेंगे। जब आपको प्रैक्टिकली क्लास में उतरना होता है तो आपको फेस करना होता है बच्चे मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे या मुझे किस तरीके से उनको हैंडल करना है ये सब चीजें। जैसे कि कोई कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर बनने के लिए हो या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और वो एग्जाम्स दे भी रहे हैं मान लेते हैं कुछ मार्क्स से उनका छूट जा रहा है जैसे कि आपने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे तो जब नहीं होता है जॉब तो कैंडिडेट का मेंटल कंडीशन क्या रहता है उस समय कैसे फाइट करते हैं। क्योंकि ये चीज मैं फील कर चुकी हूँ जब आप अंदर से मतलब चाहते हो कोई भी एग्जाम निकल जाए और जब नहीं निकलता है या हाँ। कुछ मार्क्स से छूट जाता है हाँ। तो जो कैंडिडेट होता है बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। ओके हाँ। और उसको ये लगता है कि मेरे से ही नहीं हो रहा। पर ऐसा ना सोचे क्योंकि ऐसे लाखों बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं या फिर उनके साथ होता है ऐसा कि 1-2 नंबर से छूट गया इवन हाफ नंबर से भी लोगों का छूटता है तो उनको और कैसा लगता होगा। बट ये चीज से आप कभी डिमोटिवेट ना हो क्योंकि इस बार ही नहीं आप वहां तक रीच तो हुए नेक्स्ट टाइम तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है कि आप निकल सकते हैं तो ट्राई ना छोड़े ये बार ही नहीं तो नेक्स्ट टाइम। ओके मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं निकला या कुछ मार्क्स से छूट गया तो उस चीज से हम दुखी होके पीछे हट जाए। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पीछे हटे यानी आप रेस से बाहर हो रहे हैं आपका मन नहीं है अब आगे तो वो चीज फिर आगे कोई फायदा नहीं है। अभी तक आपने जो आप वही एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ भर। मतलब ऐसा होगा अगर मैं वहीं से पीछे हट गई मेरा नहीं हुआ आप छोड़ दो तो फिर वही। लेकिन बच्चे अगर मान लेते हैं 2-3 साल 4 साल इसमें दिए तो उनका एक खुद का अपना सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है सेल्फ डाउट कि नहीं हो रहा या मेरे से नहीं होगा मेरे से नहीं हो पा रहा। तो ऐसा होता है जनरली सभी के साथ होता है इवन कुछ टाइम मुझे ही फील हुआ पर सोचा कि नहीं अब मेरा बस ये था जब तक मौका है ट्राई करना क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ट्राई के अलावा। अच्छा उस फेज में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स दे रहे हैं नहीं हो रहा है एक तो अपना सेल्फ डाउट उससे लड़ना है फैमिली वालों का सपोर्ट सोशल प्रेशर कितना होता है मतलब ये इनका कितना रोल है। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी है क्योंकि फैमिली
लड़की के केस में तो और ज़्यादा, क्योंकि लड़की पढ़ रही है या फिर आगे जितना पढ़ेगी, क्योंकि हाई स्टडीज़ कंप्लीट करना, बहुत ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि लड़कियों को हाई स्टडीज़ भी नहीं करवा पाते। वो उनका फैमिली प्रेशर हो सकता है या फिर सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर करवा रहे हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है फैमिली का, उनके पेशेंस का। और रही बात सोसाइटी की, तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना तो सोसाइटी को अवॉइड करें, उनकी बातें ना सुने, क्योंकि वो कभी आपको मोटिवेट तो नहीं करेगी। मतलब आपका जब तक नहीं हो रहा है तो तब भी इशू तब ये था कि क्या पढ़ रही, इतना दिन से क्लियर ही नहीं हो रहा है, हाँ पढ़ क्या रही है। मतलब क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन ये होती है कि चलो ग्रेजुएशन हो गया बहुत ज़्यादा, अब ग्रेजुएशन के बाद मतलब इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए, क्योंकि जब आदमी पढ़ रहा है वो और जो बोल रहा है वो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि उनका क्या है, ग्रेजुएशन हुआ प्लस अरे लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी क्यों करवा रहे हैं, या पीजी हो गया तो पीजी के बाद बीएड, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आपको पीजी करना है, बीएड करना है, तो ये सब तो आपको टाइम लगेगा। तो उसमें उनके ये कमेंट्स होते हैं कि अरे लड़की को इतना टाइम हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेगी, एज हो रहा है, एज हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप कुछ ऐसे एरिया से, रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो तब तो बहुत ज्यादा एज हो रहा है तो शादी करने में दिक्कत होगा। अगर आप टाइम ले रहे हो, लड़की की शादी अभी नहीं कर रहे हो, तो लड़का भी सही नहीं मिलेगा या ज्यादा एज का मिलेगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें इवन बच्चों को ना प्रॉब्लम करती हो, पर पेरेंट्स के दिमाग में स्टक कर जाती है। मतलब आपके साथ, आपके प्रिपरेशन के साथ आपके पेरेंट्स भी अलग लेवल के फेज में चल रहे होते हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम 2 मिनट के लिए अवॉइड करते, पर पेरेंट्स तो उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सुनते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, समाज में तो रहना ही है उसी। हाँ। फाइनली ज्योति जी, आपने जॉब तो क्लियर कर लिया, अभी आफ्टर जॉब होने के बाद जब आपने ज्वाइनिंग किया, ये फेज कैसा है? मतलब ये फेज भी चैलेंजिंग है या जॉब मिलने तक ही चैलेंज है लोगों के लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो लाइफ से अच्छी कोई लाइफ नहीं। ओके, प्रिपरेशन लाइफ ज्यादा अच्छा है। हाँ, जब वो पढ़ रहा होता है, मतलब वो लाइफ से ज्यादा अच्छी लाइफ कोई भी नहीं है। क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके साथ बस आपकी बुक्स और आप हैं। कुछ अदर चीजें नहीं, मतलब आप कितना उनके साथ कनेक्शन है बुक के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। जो ठीक। पर जब आप जॉब में चले गए, जॉब हो जाती है, तो फिर मतलब ऐसा मैं सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है अरे लड़की तो सेटल हो गई, जॉब हो गई, सेटल हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, पहली बात आपको कोई कुछ नहीं बताएगा कि आपको करना है, और अब चैलेंजेस वहीं से स्टार्ट होते हैं। मतलब रियल चैलेंज आपका आपके वर्क प्लेस से ही स्टार्ट होता है। आपको चीजों को कैसे हैंडल करना है, आप चीजों को कैसे देखते हैं, वो चीज बहुत मैटर करता है। और आपके साथ कैसा बिहेव भी होगा, वो भी आप ही पे डिपेंड करता है। मतलब और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बहुत चैलेंजिंग लगेंगी। ऐसा आप मतलब जॉब में ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत कुछ सीखना, फिर लगेगा आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा लगेगा कुछ आता ही नहीं, क्योंकि फिर वहां आप जीरो से स्टार्ट कर रहे। क्योंकि अभी तक आप जो बाहर, यानी आप स्टूडेंट लाइफ में आप उस चीज को जो देख रहे थे, एक साइड थे, अभी दूसरे साइड में गए हैं। हाँ, जो उस टाइम आप जान रहे थे अरे टीचिंग लाइफ ये होती है या फिर वो होती है, नहीं, आप जब उसमें आ जाते हैं तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि अरे नहीं, सिस्टम तो कुछ और ही, या सिस्टम में तो कुछ और ही चल रहा है। मतलब अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि टीचिंग क्वालिटी मतलब पढ़ाने आने से ही उनका जॉब लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है। टीचिंग जॉब करने के लिए टीचिंग एबिलिटी ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ आपको टीम के साथ बॉन्डिंग अच्छा से रखना होगा, सिस्टम को अच्छे से जानना होगा, क्योंकि आप उस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। जॉब मिलने से फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, आती वो चीज आपको थोड़ी सपोर्टिव लगेगी। आप लगेगा कुछ सपोर्टिव है आपको। गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब हमारे समाज में आज तक मतलब देखा जाता है कि फीमेल्स ज्यादा डिपेंडेंट ही रहती है, पहले मम्मी पापा पे, फिर हस्बैंड पे,
हाँ, जो कि मैं यही बोलूँगी कि फीमेल्स को तो और इसमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो ये थी ज्योति जी, इनको एलआरएनआर पूरे टीम के तरफ से बहुत सारा गुड विशेस। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एलआरएनआर क्लासेस की, जो यहाँ पे पढ़ाती भी थी और सारे ऑफलाइन क्लासेस मैनेज भी करती थी। अभी ये बिहार में पोस्टेड है। क्लास 12 के बच्चों को 11-12 के बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। और आगे कुछ करियर गोल है या टीचिंग के आगे कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा कुछ? अभी मेरा ये है कि मुझे अभी नेट क्वालिफाई करना है। नेट क्वालिफाई करना है, हाँ, और इससे आगे मैं चाहती हूँ इसी फील्ड में मैं आप थोड़ा आगे एक्सप्लोर करूँ। प्रोफेसर के लिए मैं आगे बहुत अच्छा। प्रिपरेशन तो उसके लिए आपके नेट एग्जाम के लिए बहुत सारे गुड विशेस। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। हम सबके तरफ से बहुत सारा गुड विशेस।